कि देखिए आईआर में यदि मैं बात करूं तो आईआर में मेरा ज़्यादा फोकस है क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी पे होगा और दूसरा चीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे दो चीज़ जो है ना ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जो बहुत ऑब्वियस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कि इंडिया का जो पंचशील डॉक्ट्राइन है बेसिकली, तो ये 1954 में साइन किया गया था। बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइना के बीच एग्रीमेंट हुआ था। बेसिकली इसके 5 जो है ना मेन प्रिंसिपल्स हैं, उन 5 का नाम बता सकते हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेज बोलिए। First is mutual respect. Second is peaceful coexistence. Third is maintaining sovereignty of each other. Resolving dispute with peaceful, resolving disputes peacefully. And I think fourth is maintaining territorial integrity of the nations. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ये इसमें नहीं आएगा एक्चुअली। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आएगा गुजराल डॉक्ट्राइन में। देखिए मैं आपसे जानती क्यों पूछा ये क्वेश्चन, उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न है। देखिए बात ये है ना कि ये जो पंचशील डॉक्ट्राइन है ये बेसिकली ये नेहरू जी के साथ साइन हुआ था। तो नेहरू जी जो है ना इनको क्रिटिसाइज़ किया है ड्यू टू आइडियलिस्टिक पॉलिसी। ऐसा बोला जाता है कि नेहरू जैसा जो आइडियलिस्टिक आदमी जो है ना मैंने नहीं देखा है। हिंदी चीनी भाई कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या है ना कि म्यूचुअल से जो है ना उन्होंने जो है ना 4 जो है ना प्रिंसिपल ऐड किया था। म्यूचुअल से 4 वर्ड, 4 प्रिंसिपल याद कर लीजिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट है। और फिर एक 5वां है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। ये 5 प्रिंसिपल जो है ना सिंपल साथ का तरीका है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट एंड म्यूचुअल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 प्रिंसिपल जो है ना बिल्कुल याद रखिए। और फिर जो है ना आई.के. गुजराल 1996 में साइन किया गया इनके साथ है। साउथ एशिया में बेसिकली जो है ना ये बेसिकली नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए था बेसिकली। तो इसके अलग से 5 प्रिंसिपल हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से 5 प्रिंसिपल हैं? Resolving the dispute with peaceful negotiation, ये था. Then maintaining sovereignty of each other. Then non-hostile means if a country in the South Asia should not communicate with a country who has its own personal interest to interfere within that region. ये था non-hostile nature. देखिए जानते क्या, आपको सिंपल ये बताना, मैं आपको क्या बताया? मैं आपको ये बताया हूँ कि जो आई.के. गुजराल है ये नेबरिंग कंट्री के साथ कर रहे थे। वो स्पेसिफिक था चाइना के साथ, ये नेबरिंग कंट्री के साथ था। तो क्या है ना कि ये जो है बेसिकली जो है ना पहले जानते क्या है, इंडिया बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, बदले में हमको नॉन रेसिप्रोसिटी। हाँ इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी। फर्स्ट है। सेकंड है कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ जो है ना अपने रीजन का यूज किसी थर्ड कंट्री को नहीं इजाज़त देगा। जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश जो है ना अपनी ज़मीन का यूज इंडिया के खिलाफ चाइना को नहीं देगा। इसे बोलते हैं नॉन सबवर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है नो सबवर्जन। नो साउथ एशियन टेरिटरी शुड बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर नेशन इन द रीजन बेसिकली। इसे बोलते हैं नो सबवर्जन। मतलब कोई थर्ड कंट्री आके इन कंट्री का यूज़ करके किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये बोला गया था नो सबवर्जन। थर्ड है नॉन इंटरफेरेंस। वही जो बताया इंटरनल अफेयर में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसका इंटरनल मैटर हो जाएगा। फोर्थ है टेरिटोरियल रिस्पेक्ट। हर कंट्री जो है ना दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। और फिफ्थ है बायलैटरल रिजोल्यूशंस है। डिस्प्यूट जो है ना बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा उसमें। तभी इंडिया मना कर देता है पाकिस्तान को लेकर के कि नहीं
जम्मू कश्मीर में जो है ना ये बायलैटरल इशू है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर ना करे। तो ये 5 इशू है बेसिकली। तो क्या है ना कि वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल यहाँ भी है वहाँ भी है, तो फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो पूछ सकते, ध्यान रखिएगा। तो वो जो 5 प्रिंसिपल है ना, वो इंडिया चाइना के बीच जो है ना थोड़ा सा वैसा था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल, हालांकि मैच करता है, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है, यहाँ भी नॉन इंटरफेरेंस है, बेसिकली ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना कि दोनों के पर्पज अलग अलग है ना। ये सारी नेबरिंग कंट्री के रिस्पेक्ट में था, और वो जो है ना केवल जो है ना उसके रिस्पेक्ट में था, चाइना के रिस्पेक्ट में था। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में 3 मेजर चैलेंजेस क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? 3 मेजर चैलेंजेस। First challenge is maintaining balance between Western countries and Russia is one issue. फिर Second thing, the conflict between globalization, promoting trade with the countries and promoting our own domestic productions and focusing on self-reliant. So that is the second issue. ये फॉरेन पॉलिसी में आएगा? We can say it a part of the geoeconomics and geopolitics because economic decisions are more or less based on the foreign relationship also. So, for example, the US trade deal we have signed, so the domestic producers are somewhere protesting here. So it is a mix of both foreign and economic politics. And the third issue, means sometimes what happens that our strategic autonomy is being compromised. For example, when we were buying Russian S-400 from the Russia, so USA were imposing certain barriers on us, certain restrictions. So that was one issue. So balancing our strategic autonomy is one such issue which comes to my mind. देखिए मज़ा नहीं आया है, जो है मेजर पॉइंट आप नहीं बताए हैं। और देखिए जानते हैं सबसे बड़ा इशू क्या है, मैं आपको बताता हूँ। टू मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, ये फर्स्ट चैलेंज है इंडिया के पास है। क्योंकि इंडिया का जो पूरा नेबर है ना, पूरा होस्टाइल है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश भी खेल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार इंडिया यूएसए को छोड़ सकता है पर नेबरिंग कंट्री को नहीं छोड़ सकता। इंडिया हैज़ टू मेंटेन गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस। जो किसी ने सही कहा है कि वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी देयर इज नो पीस, एंड नो पीस नो डेवलपमेंट। बात सिंपल सी है। सेकंड, चाइना एंगल। चाइना सबसे बड़ा खतरा है बेसिकली जो है ना इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू रसिया, विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग कंट्रीज एंड विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए एज वेल। क्योंकि चाइना बहुत ब्लॉकेज लगाता है इंडिया को लेकर के। थर्ड है जो आप बताए थे कि मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड रसिया, ये भी एक रीज़न है। तो क्या है ना कि आपको जो है ना थोड़ा सा क्या है ना, ये जो बता ट्रेड एंगल है, ट्रेड एंगल कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल हमेशा चलता रहेगा ट्रेड एंगल। लेकिन इंडिया में खास प्रॉब्लम क्या है, तो पहला आपके माइंड में यही आना चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज रिलेशंस। वन कैन चेंज हिज फ्रेंड, व्हाट कैन नॉट चेंज हिज नेबर। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी ने सही कहा है। तो क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, डिपेंड करता है। फिर मेरे को ये बताइए आप कि जो है तो ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक और
IMF, दो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, राइट। तो इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? IMF क्या करता है और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, बेसिकली दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? World Bank majorly IMF majorly provides loans to the countries who are in need during an economic crisis, during a balance of payment type of crisis. So it basically provide credit during the emergency situations, while the World Bank provides credit to the countries for overall development of the nation. It provide loans to the low and middle income countries. So that is the basic difference. देखिए क्या है ना, वर्ल्ड बैंक बेसिकली जो है ये बकाने डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन देता है, और जो IMF है ना बेसिकली ये क्राइसिस के टाइम पे लोन देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लोन देता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। इंडिया में अगर क्राइसिस आएगा तो वहाँ पे IMF आएगा पिक्चर में, अगर इंडिया में रोड बनवाने के लिए पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक पिक्चर में आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ग्रुप हैं, उनमें से कौन से 2 ग्रुप जो है ना वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं? One is IDA, International डेवलपमेंट एसोसिएशन, और दूसरा बताइए। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? IBRD provides loans to the low and middle, to the poorest of the poor countries, and IDA provide to the low and middle income. गलत, उल्टा बोल दिए हैं आप। बेटा बोल दो। हाँ, यही गलती नहीं करना है। हाँ, यही गलती नहीं करना है एग्ज़ाम में, कि जो चीज़ हमको आती है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम वहाँ गलत कर दें, ये ब्लंडर नहीं करना है वहाँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये बताइए कि जो है USA जो है अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ है, तो किसी 5 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जिससे बाहर हुआ है रिसेंटली, अभी पिछले कुछ साल में? First is UNESCO, second is WHO. यूनेस्को से अभी बाहर नहीं हुआ है। यूनेस्को से अनाउंस किया है बाहर होने के लिए दिसंबर में, 26 दिसंबर में। आगे बोलिए। Second one WHO. WHO, फिर पेरिस। बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, वो भी आ जाएगा पेरिस में। चलिए पेरिस, फिर पता होना चाहिए। मैं आपको 7 बार बताया हूँ, 7 बार, याद होगा तो। किससे विषय बाहर हुआ है पिछले कुछ रिसेंट में, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है आपसे कि आपको अवेयर है कि नहीं क्या चल रहा है वर्ल्ड अफेयर में। इसमें एक तो देखिए यूनेस्को से बाहर होने वाला है, दूसरा WHO है, तीसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चौथा है पेरिस एग्रीमेंट, पाँचवा है CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और क्योटो प्रोटोकॉल को तो कभी साइन ही नहीं किया उसने। तो बताइए कि ये जो 5 मेजर चीज़ जहाँ से उसे बाहर हो रहा है, जो कि बहुत 5-6 इंपॉर्टेंट है। बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर हुआ, WHO से बाहर हुआ,
पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होगा, सीबीडी से बाहर हो गया, बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गया, यूनेस्को से बाहर हो गया, उसे बाहर होना चाहिए IMF से, तो वहाँ से बाहर नहीं हो रहा है, और बाहर यहाँ से हो रहा है, बताइए, उल्टा काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत हो रहा है इंडिया के साथ। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया के पास अभी रिसेंट में कौन कौन से रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का चेयरमैनशिप है। ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इस बार प्रीलिम्स के लिए, बताइए, मतलब इंटरव्यू के लिए, बताइए बताइए। ब्रिक्स है, ठीक है। IOR, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, आई थिंक, ठीक है, ये भी सही है। फिर इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन का ये जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ना इकोसॉक, उसकी चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास है 25, 26, 27 के। और एक वो भी है शायद यूनाइटेड नेशन, रेफ्यूजी कन्वेंशन वाला। हाँ, रिफ्यूजीज वाला भी इंडिया के पास है। हाँ, रिफ्यूजीज वाला भी ह्यूमन रिफ्यूजीज वाला है कि ह्यूमन राइट्स वाला है जी? ह्यूमन राइट्स वाला कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। हाँ वही ना, रिफ्यूजी वाला तो इंडिया साइन ही नहीं किया है। उसमें शायद ह्यूमन राइट्स वाले में रेफ्यूजी आता है नाम पूरा। नहीं तो रिफ्यूजी के अलग से बॉडी है जी, वो अलग से उसके लिए बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, उसको इंडिया ने आज तक साइन नहीं किया है। हाँ, लेकिन इंडिया जो है ना रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करता है अपने उससे, लेकिन उसको साइन नहीं किया है। और फिर किम्बर्ले प्रोसेस, इसका भी इंडिया के पास चेयरमैनशिप इसमें। किम्बर्ले प्रोसेस किससे रिलेटेड है? डायमंड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 में है इकोसोक, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ब्रिक्स है, फिर ह्यूमन राइट्स वाला है, और फिर किम्बर्ले प्रोसेस है। ये 5 मेन है बेसिकली। अभी एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे है ना, इसमें चेयरमैनशिप कर रहा है इंडिया। तो यहाँ से कोई ना क्वेश्चन पूछेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा, वही पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों बनाया गया है, इसका पर्पज क्या है, ये सब पूछा जाएगा। हाँ बेसिकली। तो मेरे को आप ये बताइए कि ये जो, हाँ ये एक और है, IDA करके एक है। कौन सी? IDA, ये इंटरनेशनल IDA मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कमिश्नर जो थे इंडिया के ज्ञानेश कुमार, उन्होंने चेयरमैनशिप ली। ऐसी कौन सी जो है बॉडी है जिसको सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़? बताइए, ये भी पूछा जाएगा आपसे। बताइए बताइए। आवाज़ नहीं आ रही है। बॉडी रिलेटेड विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? नो, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला है। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ रेड क्रॉस सोसाइटी को। जानते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी किस रेड है? ह्यूमन राइट्स से नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी तो बहुत प्रोमिनेंट है जी, इट्स वेरी प्रोमिनेंट है। चेक कीजिए। ये एनजीओ टाइप का है, करता क्या है ये पूछ रहा हूँ। लोगों की मदद करता है। किस चीज़ में? सारे सेक्टर में, फूड प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। हाँ, ये बेसिकली क्या है ना कि जब मैं 8th क्लास में था ना, तो ये मेरे स्कूल में आए थे लोग जो है ना,
रेड क्रॉस सोसाइटी, तभी इसका पहली बार नाम सुना था मैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का, कि होता क्या है भाई ये। बहुत लोग पार्टिसिपेट भी किए थे मेरे स्कूल से, लेकिन मैंने नहीं किया था। हाँ। बीपू का नाम सुने हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर बनाई गई है बॉडी ये? इसके अंडर में बनाई गई है। हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वही IPR वाला है। इकोसो के अंदर कैसे बनाए जाएगी? यूनाइटेड नेशन के अंदर। हाँ, स्पेशलाइज एजेंसी है ये, प्रिंसिपल आखिर कैसे होगी ये? यही तो गलती नहीं करना है जी। WTO में 3 सब्सिडी है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तीनों में बेसिक डिफरेंस बताइए मेरे को, बेसिक्स। आवाज़ थोड़ा कम आ रही है आपकी। जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी रहती है, दिस इज related to means when your trade is distorting kind of thing. So this is imposed during that period. Then your green box है, green box mostly these subsidies are allowed. It is mostly given to for research purpose or sort of that. रिसर्च पर्पज एंड एनवायरमेंटल पर्पज से, दोनों। और जो ब्लू बॉक्स है वो दैट इज द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, बिकॉज यहाँ पर ये रहता है कि मतलब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल होता है केवल इसमें। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस जो दिया जाता है बेसिकली। हाँ, मतलब कि आपको सब्सिडी देना है, लेकिन जितना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है ना, तो 1 एकड़ की ज़मीन की कितनी औकात है प्रोड्यूस करने की, उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है सब्सिडी। ऐसा नहीं कि है 1 एकड़ की ज़मीन, आप दे दीजिए 10 एकड़ की ज़मीन के बराबर सब्सिडी है। इसे बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन कंट्रोल के हिसाब से ही देना है आपको। मतलब कि डिस्टॉर्टिंग तो है, लेकिन आप प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मैनेजेबल है ये। लेकिन जो ग्रीन एम्बर बॉक्स में पूरी तरह से जो है ना, ये डिस्टॉर्टिंग है, पूरी तरह से डिस्टॉर्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपने MSP दे दी इंडिया में, एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ, MSP एम्बर बॉक्स का एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन लिमिट ब्लू बॉक्स का एग्जाम्पल है, क्रॉप इंश्योरेंस ये ग्रीन बॉक्स का एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंटल सब्सिडी ग्रीन बॉक्स का एग्जाम्पल है। ये जो है ना आपको पता होना चाहिए। What is the de minimis limit in WTO? The limit is means that developing countries need to reduce their subsidy by 5% and a developed country by 10%. डेवलप कंट्री 10% से? नहीं, let me repeat again. Sorry, it is reverse. Developing country needs to reduce their subsidy by 10%. And develop the country by 5%. तो ऐसे गलती नहीं करना है एग्जाम में। ये पीस क्लॉज का जो प्रोविजन है वो कौन से ट्रीटी से आया था? WTO के कौन सी कॉन्फ्रेंस है? पीस क्लॉज। दोहा राउंड से। नो, दोहा राउंड तो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है जी। दोहा राउंड तो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। ये आया था बाली कॉन्फ्रेंस से, बाली 2013 से। बाली से आया था, बाली से। आपको पता होना चाहिए। इंडिया को P5 का मेंबर नहीं बनने देना चाहिए।
इसका 2 आर्गुमेंट दीजिए, मतलब फेवर में देना है कि नहीं बनने देना चाहिए। मतलब नहीं बनने देना है हाँ इस इंडिया को P5 का मेंबर। हाँ इसके फेवर में देना है आपको 2 आर्गुमेंट। मिशन आपको नहीं बनने देना है। बताइए बताइए। मैंने अभी ऐसा सोचा नहीं, अभी तक तो मैंने ये सोचा था बनना देना चाहिए, तो उसके 5 पॉइंट याद है। यही नहीं बनने देना। यही तो गलती करते हैं लोग ना, आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचते नहीं हैं। आपको पता है ना कि जो वीटो है ना, एक इटसेल्फ जो है ना अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है। वीटो देने से खुद ही जो है ना क्या है ना कि दूसरों में डिस्क्रिमिनेशन का चिंता होती है। तो कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि वीटो और बढ़ाने के चक्कर में क्या है ना कि और ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा इंडोनेशिया है, इसलिए वीटो दो नहीं, वीटो हटाओ। तो फर्स्ट रीजन है कि इंडिया शुड नॉट बी गिवन वीटो पावर। सेकंड, अपोजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर। अभी जो परमानेंट मेंबर है ना वो उससे बहुत ज़्यादा अपोजिशन होगा तो आपस में राइवलरी हो जाएगी। तो इससे कहने का रीजनल राइवलरी क्रिएट हो जाएगी, पाकिस्तान का और ज़रा और गुस्सा आ जाएगा, जो कि विश्व शांति के लिए सही नहीं है। थर्ड, अभी डेडलॉक होता है और ज़्यादा डेडलॉक होगा फिर अगर इंडिया को मिल जाएगा तो। ये 3 रीजन है बेसिकली जिससे कहा इंडिया को वीटो पर नहीं देना चाहिए। मैं इंडिया की कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया को क्यों देना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया को देने के बाद क्या रिजल्ट होगा। इसे ही कहते हैं क्या, विजडम, कि कैसे आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि वीटो इटसेल्फ इज अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इससे क्या है दूसरे कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि सारी कंट्रीज अग्रीड हैं। अगर एक कंट्री मना कर दी तो काम नहीं होता है, तो उसको और बढ़ाने के चक्कर में उसको हटाओ बल्कि। सेकंड मैंने क्या बोला कि इससे रीजनल राइवलरी क्रिएट हो जाएगी, हर कंट्री डिमांड करने लगेगी, आपस में और ज़्यादा विश्व शांति के लिए खतरा है। और थर्ड चीज़, अभी डेडलॉक होते और ज़्यादा डेडलॉक बढ़ जाएगा। तो ऐसे कहने कि मतलब आपको आंसर भी देना है तो बहुत सोच समझ के। अब मैंने थोड़ी बोला कि नहीं इंडिया गरीब है अभी इसलिए नहीं देना चाहिए, ऐसे आंसर आपको नहीं देना है वहाँ। बेसिकली आपको इंडिया पे अटैक नहीं करना है क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन आपको बताना है कि क्या इससे रिपरकशंस होंगे बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन जो है तैयार रहिएगा। फिर मेरे को आप ये बताइए कि जो है कहाँ गया क्वेश्चन है कि 30/30 सुने हैं नाम? 30/30 is an initiative हाँ, ये किसका इनिशिएटिव है और किससे रिलेटेड है? to reduce the degraded lead by 30% by 2020. किसका इनिशिएटिव है ये तो बताइए मेरे को। Even cities. बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उन्हें बोला है कि अर्थ का जो 30% लैंड ओशन है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इसको 30/30 बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है चेक करने के लिए कि आप कितना अवेयर हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि आसियान भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूरोपियन यूनियन भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंसेस है। आपको पता है वो क्या डिफरेंसेस है?
the European Union more or less more collaborated, and they have collective monetary policy, fiscal policy, while this type of mechanism is not in ASEAN. तो आसियान में क्या है फिर? ASEAN में there is a provision of free trade agreement. तो वहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है? वहाँ पर ब्रॉडर है ना, उससे भी ब्रॉडर है ना, वहाँ पर कस्टम वाला। अरे बॉर्डर बस नहीं बताना है जी। देखिए, यूरोपियन यूनियन और आसियान में बेसिक डिफरेंस ये है कि आसियान एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविलाइजेशनल है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन में क्या है ना, शेयर्ड सोवरेनिटी फॉलो की जा रही है। शेयर्ड सोवरेनिटी, इसका मतलब ये है कि हर कंट्री जो है ना अपने सोवरेनिटी को मेंटेन तो किए हैं, फिर भी जो है ना यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा वो हर कंट्री को मानना पड़ता है वहाँ। आसियान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंट्री कभी भी किसी को मना कर सकती कि मैं ऐसा नहीं फॉलो करूँगा। तो मतलब आसियान में जो है ना ये शेयर्ड सोवरेनिटी नहीं है, आसियान में गार्ड सोवरेनिटी है, GAURD बेसिकली। अगर आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं तो क्या है ना कि आपको जो है हर बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानना है तो आप वहाँ से बाहर चले जाइए। इसीलिए जो है ना UK बाहर हो गया, ब्रेग्जिट। आसियान में ऐसा नहीं है, आप मेंबर रह के भी जो है ना चाहे तो ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक 2 डिफरेंसेस मैंने बताया। कंट्री वगैरह वहाँ नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो बेवकूफ़ी होगा जो पूछेगा। जनरली इंटरव्यू वगैरह में कंट्री का मेंबर वगैरह नहीं पूछा जाता है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें क्या है ना, क्या ही मतलब पूछने से भाई। यहाँ पे कंसिडर करो कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये डिफरेंसेस है। इसलिए जो है ना यूरोपियन यूनियन जो है ना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड में, यूरोपियन यूनियन बेसिकली। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें जो है ना मानना ही पड़ेगा आपको। तभी तो UK बाहर हो गया, बोला कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा ये। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर क्या क्वेश्चन पूछ, देखिए क्वेश्चन तो बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ एक, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, ये तो पूछ लिया। हाँ, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या है ना, मैं भूल रहा था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, इसी का बोल रहे थे आप क्या? हाँ, इसका भी जो है ना चेयरमैनशिप इंडिया के पास है इस समय 25 से 28 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जानते हैं किसके लिए है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली। ये क्या है, ये हर कंट्री के गवर्नेंस को चेक किया जाता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चेक किया जाता है बेसिकली, कि कैसे चल रहा है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, ये है। तो इसकी जो चेयरमैनशिप है इसमें इंडिया के पास है, इसमें इंडिया इसका चेयरमैनशिप कर रहा है ऑलरेडी। तो इसके बारे में पूछ, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकता है वो। ध्यान रखिए, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1930 में बना था, हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बस हो गया है, इसके चेयरमैनशिप इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा बेसिकली। हाँ, ये है बेसिकली। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, पर क्या है ना सारे का नहीं पूछेगा भाई, जो उसको पता है भाई कि सारी चीज़ नहीं याद कर सकती, पर वो चीज़ ज़रूर पूछेगा वो जो चीज़ न्यूज़ में है, जिसका चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, और जो किसी कारण से जो है ना अभी जो है ना कुछ न्यूज़ में आई है, वो चीज़ ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, ये चीज़ अब इसको आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, तो उसको जो है ना थोड़ा सा हिसाब से आंसर देना है बेसिकली। और जैसे एक ये है बेसिकली मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, मतलब जैसे वेपन से रिलेटेड जो है ना 4 मेन बॉडी हैं बेसिकली है ना, और जो है ना तो चारों का नाम बता सकते हैं आप मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में? हाँ, इसके अंदर 4 मेन बॉडी आती हैं, 4 जो है ना मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, MECR।
अरे आई तो है, एनएसजी है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, पर्सनल अरेंजमेंट है, फिर EMTCR है। इसमें से USA 4 का मेंबर है, इंडिया 3 का मेंबर है, चाइना केवल 1 का मेंबर है, उसी का मेंबर इंडिया नहीं है, एनएसजी का। चाइना नहीं बनने दे रहा है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ऐसे भी कुछ पूछ देते हैं ये बेसिकली, क्योंकि चारों न्यूज़ में रहती है बेसिकली, इसलिए बता रहा हूँ आपको। एनएसजी भी न्यूज़ में रहता है, AG ऑस्ट्रेलियन ग्रुप भी न्यूज़ में रहता है। पर्सनल अरेंजमेंट अभी रिसेंट इसके इंडिया मेंबर बना है, 2019 में है। हाँ, और MTCR का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर और क्या ही पूछेगा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक वापस ग्रुप एक एनएसजी देखो। MTCR है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है एक्चुअली, और चाइना भी नहीं है, क्योंकि इंडिया बनने नहीं दे रहा है। चाइना रोक रहा है इंडिया को एनएसजी में, तो इंडिया रोक रहा है चाइना को EMTCR में। बोलते जाओ मैं भी बदला लूँगा। ओपेक में अभी कितने मेंबर हैं रिसेंटली? टोटल इसमें कितने मेंबर ओपेक में? क्योंकि ओपेक न्यूज़ में है USA ईरान की बात के कारण पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बताइए ओपेक में कितने मेंबर हैं? 12 कहाँ से? यही बाहर हो गया है, तो इसमें 11 ही है। यही गया ना अभी 2026 में, अप्रैल में। हाँ, तो 11 बचे अब। देखिए कतर जो 2019 में गायब हो गया, इससे कतर 2019 में गया है। अंगोला इससे बाहर हुआ बेसिकली तो 2024 में, लेकिन अंगोला ओपेक प्लस से बाहर हुआ है, ओपेक से बाहर नहीं हुआ है। ओपेक प्लस जो है 2016 में बना है, ध्यान रखिएगा। इसमें ओपेक प्लस कंट्री है बेसिकली, मतलब ओपेक तो है कंट्री प्लस, इसमें प्लस, इसमें से रशिया है, ये सब कंट्री हैं बेसिकली। तो इसके अंदर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से वो, लेकिन आपसे बस ये पूछ सकता है कि कितने मेंबर हैं, और जो है ना इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ओपेक हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है बेसिकली। ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। कतर भी नहीं है मेंबर इसका, कतर भी बाहर हो गया। अंगोला 2024 में बाहर, अब चूँकि इसमें UAE अभी बाहर हुआ है 2026 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। तभी तो इंडिया जो है ना UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। क्योंकि देखिए क्योंकि क्या है ना कि UAE और इजराइल की बनती थी, लेकिन इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर दिया, तो UAE जो है ना वहाँ से अलग हो गया। अब UAE की अच्छा पार्टनरशिप चाहिए था, तो इंडिया आ गया सामने, और ये जो है ना ओपेक का मेंबरशिप भी छोड़ दिया है। तो इसमें इंडिया और UAE की अच्छी बन रही है बेसिकली दोस्ती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी फिर चल ही रहा है अपना। SCO वगैरह ठीक है मान लीजिए। तो ये SCO की एक कंट्री जो है यूरोप से है, SCO में एक कंट्री केवल यूरोप से है, कौन सी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्री यूरोप की है, वो कंट्री कौन सी है पूछ रहा? हाँ, बेलारस। यही तो पूछ रहा था आपसे मैं कब से। NDB में कितनी कंट्री हैं इस समय? न्यू डेवलपमेंट बैंक में बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है ना, पक्का ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, 11 तो है, लेकिन नाम बताइए मेरे को। बांग्लादेश तो मना कर दिया ना आने से इंडिया में। आगे बोलिए कौन कौन से कंट्री? नंबर तो है। हाँ, नंबर तो होगा। हाँ मेंबर तो है। अल्जीरिया ऐसे कैसे याद करते हैं आप लोग यार?
पहले पहले तो पूरी ब्रिक्स की कंट्री हैं, मतलब BRICS 5 कंट्री हो गई, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर 2 कंट्री कॉमन हैं जो दोनों में है, ब्रिक्स में भी है और NDB में भी है, UAE और इजिप्ट। अब 4 कंट्रीज में अलग से है बाकू, बांग्लादेश, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। बाकू ऐसे याद रखिए ना, ऐसे ऐसे भाई इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाएंगे फिर आप। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से याद कीजिए चीज़ों को, ताकि याद रहे। ब्रिक्स में कितनी कंट्री हैं इसमें? 11। नाम बताइए, चलिए इसका नाम बताइए। 7 तो मैंने बता ही दिया है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, UAE और इजिप्ट। ये तो मैंने 7 बता दिया। आप बताइए, आप है 4 और बताइए, चलिए। इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। वैसे ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ होते नहीं हैं जनरली, पर यहाँ पे हैं एक साथ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इथोपिया, इंडोनेशिया तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये लिख लीजिए आप, बल्कि यहाँ से मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछ देगा ब्रिक्स की कितनी कंट्री हैं, खासकर लेटेस्ट मेंबर कौन कौन से पूछ सकता है वो। लेटेस्ट यही है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इथोपिया है, UAE है और इंडोनेशिया है। ये 5 कंट्री लेटेस्ट हैं बेसिकली। 5 कंट्री जो है ना ये लेटेस्ट हैं। कौन कौन से? सऊदी अरेबिया है, तो फिर ईरान है, फिर UAE है, 3 तो मिडिल ईस्ट की हो गई है, ठीक है। 2 कंट्री जो है ना ये अफ्रीका की हो गई, इथोपिया और इजिप्ट, और 1 कंट्री जो है ना एशिया की है, इंडोनेशिया। ये 6 कंट्री, हाँ 6 कंट्री मतलब नई ऐड हुई हैं, और 5 कंट्री वही पहले की ब्रिक्स वाला जो है, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो इसको तो याद ही रखिए, चूँकि ये न्यूज़ में चल रहा है। तो अब कब बना था ब्रिक्स? ब्रिक्स का BRIC 2001 में बना था और ब्रिक्स पूरा 2001 में बना था ब्रिक्स। BRIC उसका नाम कॉइन किया था, यही बना था ब्रिक्स। और ये तो है कि जो इंडिया में जो मीटिंग होने वाली है, ये कौन से नंबर की मीटिंग है जी? ये भी तो पता होना चाहिए कि देखो तो कौन से नंबर की मीटिंग है ये। बताइए बताइए। 18वीं मीटिंग है, 18वीं मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग 2007 में हुई थी शायद ना, तो वहाँ से ऐड कर लीजिए आप। फर्स्ट मीटिंग 9 में हुई थी। बता नहीं जब हुई हो, लेकिन 18वीं मीटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेट कब बना था? क्वेट कब बना? 2007 में बना है। 7 में। क्या बोल रहे हैं? जो 2022 में ये क्या फंक्शनल हुआ था क्या क्वाड? 22 कहाँ पहुँच गए आप? 7 में बना है, 17 में इसकी पहली जो है ना, इसमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुआ है, शायद ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। बाकी बाना अलग चीज़ है ना, आप उसमें क्यों आते हैं? बाना कब बना ये बताइए? 7 में बना, वो ऐड हुआ, उसमें मत जाया करें यहाँ पे। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो बाना ही पूछेगा, वो ऐड हो मेंस का टॉपिक है कि और भी कौन कौन से मेंबर ऐड हुए हैं, आपसे पूछेगा। जब बना करें तो बना आपको बताना जो 7 में बना है बेसिकली। बाकी बहुत सारे अपडेट हुए हैं इसमें, बाकी इसमें बाद में ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। पहले इसमें 3 कंट्री थे, इंडिया, USA, जापान था, ऑस्ट्रेलिया बाद में ऐड हुआ है। 17 से बिल्कुल ये फंक्शनल हो गया है, मतलब इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि उसमें चाइना बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था इसलिए। 5 आइज में कौन कौन सी कंट्री हैं? 5 आइज में कनाडा, USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
देखिए ऐसे याद रखिए ना, 2 कंट्री जो है ना नॉर्थ अमेरिका से हैं, 2 कंट्री ओशियानिया से हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, और एक कंट्री जो है ना वहाँ से है, मतलब जो है ना यूरोप से, यूके। तो नहीं भूलेगा। ऐसे क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़की से, उसका हाँ IR से, 5 आज में कौन कौन सी कंट्री था, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। यो फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो है ना केवल वही पूछा जाएगा। तो देखिए यही कुछ है, देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो है, और क्वेश्चन तो देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा है जो बेसिकली जो है ना पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके बेसिकली। तो ठीक है, मैंने इस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है ना, जो है ना ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। देखिए क्या है कि जो है ना जो क्वेश्चन जनरल हैं वो क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, बाकी उस है ना इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप नहीं देंगे तब भी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है भाई जो है ना कि हर क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं दिया जा सकता बेसिकली। और अगर हर क्वेश्चन का आंसर अगर आता तो यहाँ क्यों होते, इसमें UPSC की लगा कहीं सर्विस दे रहे होते ना। हाँ, बात सिंपल सी है। तो ये भी तो है ना, अभी तैयारी करने की कोचिंग ना है ये, किस लेसन की कोचिंग है ये, तैयारी करने की कोचिंग ना है ये। हम जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हाँ, तो सब चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है अपना। आराम से है ना स्माइल, मतलब जो आप चेहरे पे स्माइल रख के आंसर देना है, घबराना नहीं है वहाँ। उनको ना लगे कि जो है ना ये घबरा रहा है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है इंटरव्यू देने में, बढ़िया स्माइल करते, नहीं आंसर आ रहा फिर भी इंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये है बेसिकली। जैसे इंडिया लेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे जहाँ पे जिसको मतलब इंडिया डायरेक्टली लीड किया है, मतलब कि उसको इस्टेब्लिश करने में सीधे इंडिया ने हेल्प किया है। जैसे एक है सार्क, दूसरा है इंडियन ओशनियन एसोसिएशन, तीसरा है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IPSA, चौथा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पाँचवा है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, फिर है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जापान के साथ, फिर है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर है लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट जिसको यूएन ने प्रेज किया है। इंडिया के इस इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन ने प्रेज किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है ना। फिर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसको इंडिया ने ही इनिशिएट किया है। फिर है ये ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस बेसिकली जिसको इंडिया ने इनिशिएट किया है। फिर है सिटी कोलिजन फ्री सर्कुलेटरी जो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में है, 2025 में इसको इंडिया ने इनिशिएट किया है। सिटी कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी बेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो देखिए कि ये कुछ पूछ सकते हैं वो, जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे 4-5 बताओ ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडिया ने लीड किया है बेसिकली। तो आना किने का खासकर ये लेटेस्ट है, कौन सी, सिटी कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी 2025 में किया है इंडिया ने इनिशिएट। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस इसको भी ये अभी किया, COP28 में साथ किया है। फिर एक किया है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में किया है, इसको ये भी लेटेस्ट है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसको 2023 में किया है। ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन इसको याद रखिए कि इसको इंडिया ने लीड किया, मतलब इस्टेब्लिश किया डायरेक्ट है, मतलब इंडिया की इनिशिएटिव से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए यही है बेसिकली जो है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि जो है ना उसका बेसिक चीज़ है कि क्यों बनाया गया है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके पर्पज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ये कुछ पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर पूछेगा तो IR से। और अगर मान लीजिए आप IR की किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप ना, तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन कर दीजिएगा, उनको लगे कि जो है ना कि इसको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए कि उसने पूछ दिया इंडिया जापान का बताओ रिलेशनशिप है, तो आप जो है ना बता सकते हैं कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड में है एंड इंडिया जापान दोनों G20 में है। तो ऐसे आप बता सकते हैं बेसिकली, तो उनको लगा कि हाँ इसको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है बेसिकली। जैसे मैंने पूछ दिया इंडिया चाइना का रिलेशन, बता सकते हैं कि इंडिया ब्रिक्स दोनों, इंडिया में ब्रिक्स में दोनों हैं, SCO में दोनों हैं, G20 में दोनों हैं।
तो ऐसे जो है ना आपको आंसर को अपने एक्सपांड करना है, उनको लगे कि इसके पास नॉलेज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।